दो दोस्त 30 लाख और एक आइडिया। इंडिया के यंग लोगों को स्टाइलिश ईयरफोन्स दो, सोनी और JBL से सस्ता दो। और 10 साल में बन गया ये ब्रांड इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड। 3300 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू, शार्क टैंक का सबसे फेमस फेस, लेकिन फिर भी पहली बार 129 करोड़ का लॉस और रेवेन्यू 2 साल से गिर रहा है। IPO 2 बार डिफर हो चुका है और 3 CEO 3 साल में बदल चुके हैं। असल में क्या हो गया बोट को? वो ब्रांड जिस पर अमन गुप्ता की पूरी आइडेंटिटी बनी, जिस पर शार्क टैंक इंडिया की धमक बनी और जिस पर इंडिया की D2C रिवॉल्यूशन शुरू हुई। आज मैं बताऊंगा वो जो कोई नहीं बोल रहा है। 3 विलेंस हैं इस कहानी में और एक सबक जो हर बिजनेसमैन को जरूर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो पहले समझिए बोट असल में शुरू कैसे हुआ। तो अमन गुप्ता CA कर चुके थे, केलॉग्स और ISB से MBA भी किया था और हरमन इंटरनेशनल में ये JBL बेचा करते थे। उन्होंने देखा इंडिया की यंग लोग सोनी और JBL चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। और अमन गुप्ता की एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। ओरिजिनल एप्पल चार्जर 2000 रुपए का 2 महीने में टूट गया। उन्होंने सोचा ये इंडिया के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है और यही था बोट का पहला प्रोडक्ट। एक केबल जो टूटेगा नहीं, अफोर्डेबल, स्टाइलिश और ड्यूरेबल भी साथ में। और दूसरे को फाउंडर समीर मेहता, ये पहले गेमिंग एसेसरी बेचते थे रेड गियर नाम से। दोनों ने मिलकर असल में कंपनी शुरू किया इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड साल 2013 में और बोट ब्रांड सिर्फ 30 लाख में साल 2014 में लॉन्च हुआ और 5 साल में ही फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल ईयर 21 में 1300 करोड़ से ज्यादा, 22 में 2800 करोड़ पार और 23 में 3300 करोड़ से ज्यादा। मतलब 3 साल में कुल 4 गुना ग्रोथ हो गई कंपनी की। असल में फॉर्मूला यहाँ सिंपल था, अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन फर्स्ट बेचो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब हर कॉलेज के स्टूडेंट के हाथ में बोट होना ही चाहिए। और प्राइस सोनी 3000 जहां लेता है, बोट 999 में अपना प्रोडक्ट देता है, साथ में स्टाइल, कलर, डिजाइन और एसेसरी वाला फील भी। अब फिर आया शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 साल 2021 में। अमन गुप्ता कैमरे के सामने थे, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और रियल फेस, और इंडिया ने उन्हें अपना मान लिया। बोट इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन गया। हियरेबल मार्केट शेयर इनका 33% से ऊपर चला गया। $177 मिलियन की साथ में फंडिंग आ गई और 2014 में जहां से 30 लाख से शुरू हुआ था, वो 2023 में 3300 करोड़ हो गया। इंडिया ने प्रूफ कर दिया देसी ब्रांड भी वर्ल्ड क्लास बन सकता है। और ये मार्केट हम तब से असल में ट्रैक कर रहे हैं और 6 महीने पहले हम इसी चैनल पे इंडिया की स्मार्ट वॉच मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम किया था कि कैसे इंडिया 2023 में दुनिया का नंबर 1 स्मार्ट वॉच मार्केट बना था 53 मिलियन यूनिट्स पे, और फिर 2024 में 34% का क्रैश आ गया। वो कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो में भी असल में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने बताया था यही चीज जो आज बोट को डुबा रही है। असल में एक ही फैक्ट्री का माल अलग अलग बॉक्सेस में बिका करता है भारत में। तब हमने मार्केट लेवल पे देखा था, आज बोट के अंदर जाके देखेंगे। अब आते हैं बोट के वो 3 विलन जो इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी इनको डाउनफॉल की तरफ ले जा रहे हैं। तो बोट का पहला विलन है कमोडिटाइजेशन, या सीधे हिंदी में बोले तो जब सबका माल एक जैसा हो जाए तो ब्रांड का कोई असल में मतलब ही नहीं रहता। बोट कहां से ईयरफोन खरीदता है? चाइनीज OEM मैन्युफैक्चरर से। और बोल्ट ऑडियो कहां से खरीदता है? वही चाइनीज OEM से। और जेप्रोनिक्स और नॉइज वो भी वहीं से। मतलब एक ही फैक्ट्री का माल अलग अलग बॉक्सेस में बिका करता है अलग अलग दामों में। ये सिर्फ बोट की असल में प्रॉब्लम नहीं है। टेक बर्नर का ब्रांड एनार्क आपको याद है? इंडिया का सबसे बड़े टेक क्रिएटर में से एक। डे 1 की उनकी सेल थी 4 करोड़ रुपए। ऑक्टागोनल डिजाइन, एमोलेड स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पूरा हाइप बनाया था। लेकिन एंड में वही प्लेबुक चाइना से इंपोर्ट करो, लोगो चिपकाओ और अमेजोन पे बेच दो। ये बात असल में ऑडियंस 2 महीने में समझ गई कि एनार्क भी एक क्लोन मॉडल है। अब जब इतना एक्सपीरियंस क्रिएटर भी सेम ट्रैप में फंसा तो बोट के लिए ये वार्निंग तो थी ही। सिर्फ हाइप और डिस्ट्रीब्यूशन से असल में ब्रांड नहीं बनता, डिफरेंशिएशन असल में मैंडेटरी है। और अब कंज्यूमर समझ गए हैं। जब 999 का बोट ईयरफोन और 799 का अननोन ब्रांड सेम क्वालिटी दे रहा है तो कंज्यूमर बोट असल में क्यों खरीदेगा? इंडिया TWS मार्केट ग्रोथ 2025 का सिर्फ 1.4% है। ये प्रैक्टिकली फ्लैट है। और बोट का मार्केट शेयर 33% से गिर के 30.8 पे आ गया है। और सबसे बड़ा डैमेज इनको वियरेबल मार्केट में हुआ है।
फाइनेंशियल ईयर 23 में बोट वियरेबल रेवेन्यू था 901 करोड़ और वही फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब 2 साल बाद 330 करोड़ पे आ गया। 63% गिरा है मार्केट। क्यों? क्योंकि इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट 17% ऑलरेडी 2025 में डिक्लाइन हुआ है। लोग 1500 का स्मार्ट वॉच ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब वो अपग्रेड करना चाहते हैं एप्पल वॉच या सैमसंग तक। बोट का 2500 वाला स्मार्ट वॉच इसमें बीच में अटका हुआ है। ना वो प्रीमियम है ना वो बजट में आते हैं। असल में जब मार्केट मैच्योर होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होती है जो बीच में खड़े होते हैं। ना वो प्रीमियम रह जाते हैं ना वो बजट में रह जाते हैं, बस वो कंफ्यूज होते हैं। अब आता है दूसरा विलेन जो बोट को खाता जा रहा है, वो है मोबाइल जाइंट। एक सवाल, जब भी आप वन प्लस का फोन खरीदते हो 25,000 का, तो क्या स्टोर पे आपको कोई ऑफर मिलता है? जैसे कि वन प्लस बड्स आपको 1000 में मिल गया, नॉर्मली ये मार्केट में 3000 का होता है। यही है इकोसिस्टम बंडलिंग। फोन खरीदो, ईयरफोन डिस्काउंट पे ले जाओ, एक ही कंपनी एक ही एक्सपीरियंस, ब्लूटूथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है, बैटरी लाइफ फोन पे दिखाई देती है। इसका प्रूफ भी देखिए, वन प्लस हियरेबल मार्केट शेयर गेन 100 बीपीएस है 2025 में और रियलमी का भी हियरेबल ग्रोथ 130 बीपीएस है 2025 में। लेकिन बोट, असल में बोट का कोई फोन ही नहीं है, बोट का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। बोट एक स्टैंड अलोन ऑडियो ब्रांड है। जब भी कंज्यूमर फोन बदलता है, बोट के ईयरफोन्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, बट वन प्लस के हो जाते हैं। बोट हेविली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे असल में डिपेंडेंट है और वन प्लस और रियलमी ये एग्रेसिवली ऑफलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में डायरेक्ट शोरूम खोल के। बोट वहां पे पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। असल में अमन गुप्ता ने एक बेहतरीन ब्रांड बनाया, लेकिन वो इकोसिस्टम बिल्ड करना भूल गए और 2025 में यही उनकी सबसे बड़ी गलती, उनकी प्रॉब्लम बन गई। असल में स्टैंड अलोन प्रोडक्ट कंपनीज जब इकोसिस्टम कंपनी से कंपीट करती हैं तो वो अक्सर हार जाया करती हैं। एप्पल, सैमसंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो पूरी एक दुनिया बेचा करते हैं आपको। अब आते हैं तीसरे विलन पे, जो कि है कंपनी का इंटरनल कैओस। असल में बोट में सीईओ की कुर्सी पे 3 साल में 3 लोग बैठे हैं। फरवरी 2021 में विवेक गंभीर, उसके बाद मार्च 2023 में वो चले गए और फिर आए समीर मेहता, इनके को फाउंडर, उन्होंने ही कमांड संभाला। लॉस के वक्त को फाउंडर सामने थे और सितंबर 2025 में असल में वो भी चले गए और अक्टूबर 2025 में आए गौरव नैयर। बेन एंड कंपनी के एक्स रहे हैं, ये पहले सीओओ थे, अब सीईओ हैं। मतलब 3 सीईओ 3 साल में बदल चुके। ये स्ट्रैटेजी में असल में इनकंसिस्टेंसी है, ये इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कंपनी में इतना कुछ चल रहा है तो अमन गुप्ता कहाँ है? असल में सितंबर 2025 में वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए और मार्च 2026 में उन्होंने ऑफबीट स्टूडियो मतलब अमन 2.0 अनाउंस किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमन गुप्ता ने बोर्ड छोड़ दिया, वो बोर्ड में है, उनका स्टेक है, लेकिन जब कंपनी का फाउंडर अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहा हो तो कंपनी की डायरेक्शन अलग फील होती है। और एक चीज जो आईपीओ डॉक्यूमेंट में छुपा हुआ है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। बोर्ड के ऑडिटर्स ने कुछ ऑब्जर्वेशन रखे हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये प्रूवन रॉन्ग डूइंग भी नहीं है, ये ऑडिटर्स के ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 इन सालों में जिन क्वार्टरली रिटर्न बैंक को दिए गए वो कंपनी के इंटरनल बुक से मैच नहीं करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए कंपनी में यूज किए गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टर्स को कंपनी एक्ट की लिमिट से ज्यादा पेमेंट दी गई, बाद में वेवर लिया गया और बोर्ड ने कहा यह रूटीन सीएआरओ डिस्क्लोजर है, इनका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये इन्वेस्टर एंगल से असल में देख रहा हूं और अगर तुम बोर्ड के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 3 सीईओ 3 साल में बदले, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन 3 साल में ही दिख रहे हैं, आईपीओ 2 बार डिफर हुआ है, ये सिग्नल है, सुनना आपका काम है। अब वो मोमेंट सुनिए जब सब कुछ बदल गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में बोर्ड का रेवेन्यू था 3377 करोड़, उनका पीक, लेकिन प्रॉफिट 129 करोड़ लॉस था असल में। क्यों? क्योंकि 430 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइजिंग स्पेंड कंपनी ने किया, फाइनेंशियल ईयर 21 से 4 गुना ज्यादा, और वियरेबल्स में इन्होंने एग्रेसिवली पुश किया, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन तो था नहीं, कैटेगरी सैचुरेट होने लगी थी और वो एड मनी कोई लास्टिंग एडवांटेज उनके लिए बना ही नहीं। अब जब भी तुम अवेयरनेस में पैसे खर्च करते हो और प्रोडक्ट में कोई रियल डिफरेंस नहीं है तो वो पैसा डूबना तय होता है। इसीलिए उस साल बोर्ड के 129 करोड़ रुपए डूबे। अब मैं आपको दोनों साइड का ट्रूथ असल में दिखाना चाहता हूँ। बोर्ड में कुछ अच्छा भी चल रहा है,
फाइनेंशियल ईयर 25 में 61 करोड़ का प्रॉफिट इनका वापस आया है। इंटरनेशनल रेवेन्यू यूएई और सऊदी अरेबिया का 44% ग्रो भी किया है और निर्वाणा सीरीज अच्छी काम कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 का प्रॉफिट जो दिख रहा है वो सेल्स बढ़ने से नहीं आया है, वो एड स्पेंड कम करने से आया है, मतलब कॉस्ट कटिंग करने से आया है। ये कोई सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। अब 3 लेसन जो बोट की कहानी से आपको जरूर सीखने चाहिए। सबसे पहला लेसन, ब्रांड और इकोसिस्टम असल में अलग अलग होते हैं। अमन गुप्ता ने एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया, लेकिन ब्रांड अकेले सरवाइव नहीं करता जब कंपटीटर इकोसिस्टम बना लेते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता तो आपको खुद एक इकोसिस्टम बनाना होगा, वरना आप हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरा लेसन, ग्रोथ और प्रॉफिट असल में कंपनी को दोनों चाहिए होता है, एक नहीं। फाइनेंशियल 23 में 3300 करोड़ पे था रेवेन्यू, पर लॉस भी फाइनेंशियल ईयर 23 में था। रेवेन्यू वैनिटी है, असल में प्रॉफिट सैनिटी है। जब भी आप ग्रोथ के लिए इतना इन्वेस्ट करो कि आप प्रॉफिटेबल ही नहीं रहो, तो प्रॉफिट आपके कंपटीटर का होता है। अब तीसरा लेसन, कमोडिटाइज मार्केट में डिफरेंशिएशन मैंडेटरी है। सबका माल एक जैसी फैक्ट्री से आता है, तो डिफरेंशिएशन असल में कहाँ होगा? टेक्नोलॉजी में, डिजाइन में, इकोसिस्टम में, सर्विस में। अगर ये नहीं है तो सिर्फ प्राइस वॉर बचती है, और प्राइस वॉर में चाइना से कोई जीत ही नहीं सकता। कमोडिटाइज मार्केट में वही ब्रांड जीतता है जिसके पास रियल डिफरेंशिएटर अवेलेबल हो, जो सिर्फ चीप ना बेचे, बेटर भी बेचे। तो ये थी बोट की कहानी। हमने आपको 3 विलेंस बताए, कमोडिटाइजेशन, इकोसिस्टम वॉर और कंपनी का इंटरनल कैओस। अब एक आदमी अमन गुप्ता, जिसने इंडिया को दिखाया देसी ब्रांड वर्ल्ड क्लास असल में हो सकता है, वो अब भी बोर्ड में है। उनका स्टेक है, उनकी मेहनत है, लेकिन कंपनी एक टेस्ट पे खड़ी है, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के लिए। देखते हैं यहाँ से आगे जाएगी या पीछे जाएगी। आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है बोट वापस आएगी तो लिखिए कम बैक। अगर लगता है कि बोट का वापस आना मुश्किल है तो लिखिए स्ट्रगल। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ। ये वीडियो साथ में उस एंटरप्रेन्योर को भी भेजिए जो सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस कर रहा है और प्रॉफिट भूल गया है। इंडिया में ब्रांड बनाना असल में इजी है, लेकिन सस्टेनेबल रखना सबसे मुश्किल है, और यही असली टेस्ट है जिस पर बोट खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।